नमस्ते दोस्तों, मैं चाणक्य और ये हॉरर मिस्ट्री का परिचय है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी ट्रेन में सफर करते हुए आप खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देख रहे होते हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि यार ये जगह तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी, मैं वही जगह दोबारा कैसे देख रहा हूँ। कई बार ये भी होता है कि आप जिस कंपार्टमेंट में बैठे हैं वहाँ आप किसी ऐसे इंसान से टकरा जाएं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यार ये एक बहुत ही पुराने ज़माने का आदमी है। उस आदमी की शक्ल, उसका पहनावा, सब कुछ बाकी यात्रियों से एकदम अलग है। जब आप ट्रेन के अंदर ऐसी स्थिति का सामना करते हैं तो आपको लगता है कि यार ठीक है, ये शायद एक इत्तेफाक हो सकता है या मेरे मन का भ्रम होगा कि वो जगह मुझे दोबारा दिख गई। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस जगह को अभी आपने अनुभव किया है, जो वो पुराने जमाने वाला आदमी आपके सामने बैठा है, वो किसी और को नहीं, सिर्फ आपको ही दिखाई दे रहा है। और ऐसी घटनाएं खासकर उन जगहों पर होती हैं जब ट्रेन किसी जंगल या गाँव के आसपास से निकल रही हो। ये मेरा निजी विश्वास है कि इसका कनेक्शन कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के काम करने के तरीके से रहा है। दोस्त, जब अंग्रेज भारत में रेलवे की पटरियां बिछा रहे थे, तब उस दौरान इन रेलवे लाइनों पर काम करने वाले मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं होती थी। आए दिन निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज के ऊपर से गिरकर मजदूरों की जान चली जाती थी और ये सब ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आम बात थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था इससे। आज जो अभी आप रेल यात्रा की घटना सुनने जा रहे हैं, वो आपके रूह के अंदर सिहरन तो पैदा करेगी ही, साथ ही आप अपनी अगली रेल यात्रा पर बहुत ज्यादा चौकन्ने भी हो जाएंगे। अंशुमन की भयावह रेल यात्रा। यह घटना बनारस के रहने वाले अंशुमन की है। ये बात 2017 की है। अंशुमन की उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही थी और छुट्टियों में वो अपने घर वापस बनारस आए थे। दिवाली का समय था। अंशुमन फिलहाल अपने घर वालों के साथ दिवाली धूमधाम से मनाता है और अभी आगे का प्लान ये था कि जो ये बनारस और पूर्वांचल वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर छठ पूजा होती है जो दिवाली के 5-6 दिन बाद मनाई जाती है। अब जो ये अंशुमन की फैमिली थी, इनके घर पर छठ पूजा नहीं होती थी, पर इसकी मयूरी मामी के घर सब लोग छठ पूजा का व्रत करते थे। तो अंशुमन की मम्मी भी दिवाली के बाद उसकी मामी के घर चली गई। अभी जो अंशुमन की मामी का घर है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम है लाडपुर, वहाँ पड़ता है। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत लोगों को लाडपुर का नाम नहीं पता होगा, पर अभी जब आप उत्तर प्रदेश का ये मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाडपुर ठीक कहाँ पर है। अंशुमन के राजेश मामा बोलते हैं कि तुम भी आ जाओ मम्मी के साथ। तो अंशुमन बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ काम है कॉलेज का, तो मैं छठ पूजा से एक दिन पहले आऊँगा। अभी बनारस से लाडपुर के लिए बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, तो इसी एक ट्रेन में बैठकर अंशुमन की जो मम्मी थी वो इसके मामा जी के घर पर चली जाती हैं। अभी आगे की कहानी समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा ये रेलवे रूट समझना पड़ेगा। जो ये लाडपुर है, ये बनारस से गोरखपुर वाले रूट पर पड़ता है दोस्त। बनारस से शाम को 5 बजे ट्रेन निकलती है और शाम को 8 बजे लाडपुर पहुंच जाती है। ये वो पूरा रूट है जिसे कवर करते हुए ट्रेन बनारस से लाडपुर पहुंचती है। अब देखो, लाडपुर रेलवे स्टेशन के ठीक पहले बेलगाम रेलवे स्टेशन आता है और इन दोनों स्टेशन के बीच घाघरा नदी बहती है, जिसके ऊपर एक बहुत पुराना रेलवे का पुल बना हुआ है। उस पुल का नाम है बेलगाम शांतपुर रेलवे ब्रिज। इस चीज को याद रखिएगा आप अच्छे से। अजीब मुलाकात। छठ पूजा से एक दिन पहले अंशुमन शाम के 5 बजे इस ट्रेन में बैठता है और इसने मामा जी को फोन कर दिया कि मामा, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा लाडपुर पर। अभी अंशुमन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके साथ क्या क्या होने वाला है रास्ते में। अभी इस ट्रेन को बनारस रेलवे स्टेशन से निकलते निकलते शाम के 5:30 बज जाते हैं। अंशुमन यहाँ पर सेकंड एस बड़ी ई कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था। इसके कंपार्टमेंट में 4-5 लोग बैठे थे और इसके बाजू वाले कंपार्टमेंट में 2-3 लोग थे। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस समय ट्रेन के अंदर। ट्रेन निकलती है बनारस से, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी इसने और 2 घंटे के बाद शाम के 7:30 बजे ट्रेन पहुंच जाती है अमृतपुर जंक्शन। ट्रेन जब अमृतपुर जंक्शन पर रुकी तब अंशुमन उतरकर प्लेटफॉर्म पर जाता है और वहाँ पे उसने एक बिस्किट का पैकेट और एक चिप्स खरीदा। ये दोनों चीज़ लेकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है अंशुमन। अभी अमृतपुर जंक्शन से लाडपुर के बीच में 3 स्टेशन और आने वाले थे। ट्रेन अमृतपुर जंक्शन से खुलती है और कोई 1.5-2 मिनट के बाद अंशुमन को सुनाई देता है कि जो इसके कोच का गेट था बिल्कुल एंड में, वहाँ पर एक औरत और एक बच्ची अपनी लोकल भाषा में गीत गाते हुए लोगों से कुछ मांग रहे हैं। अंशुमन का यहाँ पर साइड लोअर वाला सीट था। ये अपनी सीट पर बैठा हुआ है सामने मुंह करके। थोड़ी देर के बाद ये पीछे गर्दन घुमाता है देखने के लिए। उनको तो ये देखता है कि जो वो औरत है वो अंधी है और उसकी एक बेटी होगी 7-8 साल की। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वो औरत गीत गा रही थी और इसकी बेटी लोगों से भीख मांग रही थी, पर कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद जब वो औरत और बच्ची अंशुमन के कंपार्टमेंट में पहुंचे तो उन लोगों ने यहाँ पर जो लोग बैठे थे उनसे भीख मांगा। किसी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। अंशुमन को यहाँ बहुत दया आ रही थी उस बच्ची पर। उस औरत और बच्ची ने जब इसकी तरफ अपना मुंह किया तो अंशुमन अपना बिस्किट का पैकेट उठाकर उसके हाथ पर रखता है, पर अंशुमन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है
कि जो वो बिस्किट का पैकेट है वो ज़मीन पर गिर गया। लड़की ने वो पैकेट नहीं लिया और जब ज़मीन पर गिरा हुआ बिस्किट का पैकेट अंशुमन उठाने गया तो जो आसपास लोग बैठे हुए थे ना, वो बहुत अजीब तरीके से इस अंशुमन को देखने लगे। अंशुमन भी उनकी तरफ देखता है। इसको समझ नहीं आता कि वो लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर ये बिस्किट का पैकेट उठाकर जैसे ही अपनी सीट पर वापस आया, ये देखता है कि जो वो बच्ची है इसकी तरफ मुड़ती है एक बार और एक बहुत ही रुआंसी भरी आंखों से इसकी ओर देख रही है। अभी ऐसे देखते देखते ही वो लड़की और औरत अंशुमन के कंपार्टमेंट से आगे दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। अंशुमन को उनके गीत की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। पीछा करते हुए अंशुमन यहाँ थोड़ा सोच में पड़ गया कि यार लोग ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हैं और उस बच्ची ने बिस्किट लिया क्यों नहीं यार। अंशुमन का दिमाग इस समय बहुत ही भ्रमित स्थिति में था। ट्रेन ने इस समय रफ्तार पकड़ ली थी और जो वो औरत के गाने की आवाज़ थी ना, वो भी धीरे धीरे धीमी होते जा रही थी। अंशुमन सोचता है कि यार मुझे एक बार देख कर आना चाहिए। ये उठता है अपनी जगह से। एक सहज प्रवृत्ति इसे बोल रही थी कि यार मत जा, अब तुझे क्या मतलब है ये सब करने को। पर फिर उसका मन नहीं माना और ये उठकर उस औरत और लड़की के पीछे चला गया जिधर से आवाज़ आ रही थी। अभी यहाँ पर एस बड़ी ई वाले कंपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड थे। अंशुमन 2 कंपार्टमेंट आगे तक जाके ढूंढता है उनको, पर इसे वो औरत और लड़की कहीं पर भी नहीं दिखे। ये जैसे जैसे कंपार्टमेंट में आगे जाता था, जो उस औरत की आवाज़ थी वो अंशुमन से और दूर होते जाती थी। एक समय पर अंशुमन को एहसास हुआ कि ये उस औरत और लड़की को नहीं बल्कि उसकी आवाज़ का पीछा कर रहा है। ये वापस अपने कंपार्टमेंट की तरफ आता है और जो इसके कंपार्टमेंट का टॉयलेट था ना, वहाँ पर खड़ा होकर अंशुमन चुपचाप सोचने लगा कि यार कौन थे वो लोग, कहाँ चले गए। ट्रेन यहाँ पर फिलहाल बहुत ही तेज़ रफ्तार में चल रही है। शुरुआती सर्दियाँ का समय था और बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है इस समय। अचानक अंशुमन को एहसास हुआ कि किसी बहुत ही ठंडे हाथ ने इसकी उंगली को पकड़ा है। इसका अचानक ध्यान गया अपनी उंगली की तरफ और ये देखता है कि जो वो छोटी बच्ची है उसने अंशुमन की उंगली पकड़ रखी थी और अंशुमन के चेहरे की तरफ एक टक बस देखे जा रही है। अंशुमन को ऐसा एहसास हुआ कि वो लड़की ना बहुत कुछ मदद मांगना चाहती है पर बोल नहीं पा रही कुछ भी। थोड़ा सा अंशुमन को यहाँ डर भी लगता है क्योंकि उस लड़की के हाथ का तापमान ना बहुत ज़्यादा कम था। ऐसा लग रहा था कि फ्रीज़र से निकल कर आई हो। अभी अंशुमन उससे अपनी उंगली छुड़ाता है और पूछता है बच्ची से कि मम्मी कहाँ है तुम्हारी। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अंशुमन को ऐसे बाईपास करके जो उस कंपार्टमेंट का गेट था ना, वहाँ पर जाकर ऐसे पकड़कर खड़ी हो जाती है उसे, और जो गेट में जो छोटी सी खिड़की होती है उसके आर पार देख रही है। अंशुमन टॉयलेट के साइड ऐसे झुककर चुपचाप उस लड़की को देख रहा है। रहस्यमयी अश्विनी और रोहिणी। अभी ऐसे अंशुमन को सामने देखते हुए कोई 15-20 सेकंड ही हुए थे और तभी उसके पास से एक उम्रदराज पुलिस अधिकारी अश्विनी और टीटी रोहिणी निकलते हैं। रोहिणी फोन पर बात कर रहा था और ये दोनों अंशुमन के कोच के अंदर चले गए। अंशुमन भी इन दोनों के पीछे पीछे अपने कोच के अंदर जाता है। वो रोहिणी और अश्विनी को लड़की के बारे में बताना चाहता था कि सर शायद वो लड़की यहाँ पर अकेले है और उसे मदद की ज़रूरत है। अभी जैसे ही इसने कोच में एंट्री की तो जो अंशुमन का कंपार्टमेंट था वो 4 कंपार्टमेंट के बाद था और जो ये रोहिणी और अश्विनी थे ये सेकंड कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे। उन दोनों के अलावा उस कंपार्टमेंट में और कोई भी नहीं था। वो जो लंबी वाली सीट होती है उस पर एक साइड रोहिणी और अश्विनी बैठे हुए थे। अंशुमन भी आकर उनके ठीक सामने ही बैठ जाता है। अंशुमन ने रोहिणी को बोला कि सर वहाँ टॉयलेट गेट के पास एक छोटी बच्ची खड़ी है। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि उसकी मम्मी भी थी साथ में, पर अभी उसकी मम्मी नहीं है उसके साथ। वो अपनी माँ से बिछड़ गई है शायद, तो आपको एक बार देख लेना चाहिए चलकर। अभी जो रोहिणी था वो चुपचाप अंशुमन की बात सुन रहा था और तभी अश्विनी अंकल पूछते हैं अंशुमन से कि कहाँ रहते हो बाबू। अंशुमन ने बोला कि बनारस में रहते हैं हम। फिर अश्विनी अंकल पूछते हैं कि पहली बार इस रूट पर जा रहे हो क्या। अंशुमन बोला कि नहीं, 7-8 साल पहले गए थे हम इस रोड से मामा के घर और उसके बाद अब जा रहे हैं। रोहिणी एक टक अंशुमन की तरफ देखे जा रहा है। इसने अंशुमन को बोला कि तुम यहीं रुको 5 मिनट, हम आते हैं थोड़ी देर में। अभी यहाँ रोहिणी के जाने के बाद अंशुमन फिर से अश्विनी के साथ बातचीत शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद ना इसे उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अंशुमन बोलता है अश्विनी से कि देखिए अंकल, आपको सुनाई दे रहा है ना, वो बच्ची वहीं खड़ी है टॉयलेट के पास रो रही है। चलिए ना एक बार चलकर देख कर आते हैं। अब वो अश्विनी यहाँ बैठा हुआ था, अंशुमन उसके सामने था और यहाँ पीछे की साइड था टॉयलेट। तो जो वो अश्विनी था अपना सर ऐसे बाहर निकालकर टॉयलेट की तरफ देखता है और फिर अंशुमन से बोलता है कि ठीक है चलो देख कर आते हैं। अंशुमन उठकर पहले आगे आगे जाता है टॉयलेट की तरफ और ये अश्विनी अंकल उसके पीछे आते हैं। अंशुमन यहाँ अपने कोच का गेट खोलकर जैसे ही टॉयलेट के पास पहुंचा बाहर इसे बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई तो दे रही थी, पर फिलहाल वो आवाज़ आगे के कंपार्टमेंट से आ रही थी। अंशुमन बोलते हैं कि यहीं से तो आ रही थी, अभी आवाज़ अभी उधर दूर से आ रही है अंकल, आपको सुनाई दे रहा है ना। अश्विनी अंकल कुछ नहीं बोलते। अंशुमन पीछे मुड़ता है उनसे पूछने के लिए और ये देखता है कि वहाँ पर कोई अश्विनी अंकल नहीं है। रहस्योद्घाटन।
अंशुमन यहाँ टॉयलेट के पास अकेले खड़ा है एकदम, और दूर से उस बच्चे के रोने की आवाज़ इसके कानों में गूंज रही है। अंशुमन यहाँ पे डर से एकदम थर थर काँप रहा है। इसने अपने कोच का गेट खोला और वापस उसी सीट पर जाता है जहाँ ये अश्विनी अंकल और रोहिणी बैठे हुए थे। वो चुपचाप वहीं पर जाकर बैठ जाता है। अभी कोई 1-1.5 मिनट के बाद ही ट्रेन जो है बेलगाम रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। स्टेशन पर ही खड़ी थी ट्रेन और इसी दौरान रोहिणी आते हैं अंशुमन के पास। वो आकर इसके सामने बैठे और पूछे अंशुमन से कि क्या हो गया, इतना परेशान क्यों। तब अंशुमन ने सारी बात रोहिणी को बताई कि कैसे उसने उस औरत और बच्चे को देखा था और फिर बिस्किट देने की कोशिश की तो उस लड़की ने बिस्किट भी नहीं लिया, और फिर अभी ये अश्विनी अंकल कहाँ चले गए हमें पता ही नहीं चल रहा है इस समय। अभी इससे पहले कि रोहिणी अंशुमन के सवालों के जवाब देता, अंशुमन के राजेश मामा जी का कॉल आ जाता है। ये मामा जी को बोलता है कि ट्रेन अभी बेलगाम रेलवे स्टेशन पे खड़ी है और अगला स्टेशन लाडपुर था, तो मैं 20-25 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अच्छा, एक चीज समझना, यहाँ पे जो ये लाडपुर रेलवे स्टेशन था ना, इसके 3 किलोमीटर पहले ही अंशुमन के मामा जी का गाँव था। तो बेसिकली लाडपुर स्टेशन पे उतरने के बाद 3 किलोमीटर वापस इसे मामा जी के गाँव आना था। मामा जी ने बोला कि ठीक है, मैं स्टेशन आ जाऊंगा। आमतौर पे जो मामा जी और उनके दोस्त थे वो लोग क्या करते थे कि जब ट्रेन उनके गांव के पास से गुजर रही होती थी तब ये लोग जाकर चेन पुलिंग कर देते थे और सीधा अपने गांव के पास ही उतरते थे ये लोग। पर अंशुमन यहाँ अकेले था तो मामा जी ने बोला कि नहीं, तुम रिस्क मत लो, मैं आ जाऊंगा लाडपुर रेलवे स्टेशन और वहाँ से फिर हम साथ चलेंगे गाँव। तो अंशुमन के मामा जी से बातचीत खत्म होने के 10-15 सेकेंड के बाद ट्रेन जो है बेलगाम रेलवे स्टेशन से निकलती है। भूतिया रेलवे ब्रिज। अंशुमन ने रोहिणी से पूछा कि अंकल क्या हुआ, वो अश्विनी अंकल कहाँ चले गए, आप बताएंगे कुछ। रोहिणी यहाँ बोलता है अंशुमन से कि एकदम चुप हो जाओ, अगले 10 मिनट के लिए कुछ भी मत बोलना, एकदम मैं सब कुछ बताऊंगा, पर अभी 10 मिनट के लिए एकदम चुप रहो। ट्रेन बेलगाम रेलवे स्टेशन से निकलकर ब्रिज पर चढ़ चुकी थी। वहीं बेलगाम शांतपुर रेलवे ब्रिज जो कि घाघरा नदी के ऊपर बना हुआ था। अंशुमन भी यहाँ ज्यादा सवाल नहीं करता, ये चुपचाप अपना हाथ मोड़कर बैठ जाता है सीट पे। अंशुमन ने नोटिस किया कि अभी तक ट्रेन के डिब्बे से जो पूरी आवाज आ रही थी लोगों की थोड़ी बहुत बात करने की, ये सब लोग एकदम शांत हो गए, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। और जो ये रोहिणी थे ये यहाँ पर कुछ जाप कर रहे थे मन में। जब तक ट्रेन ने उस रेलवे ब्रिज को पार नहीं कर लिया अंशुमन चुपचाप बैठा रहा एकदम। अभी ब्रिज पार करने के बाद ना ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। वो रोहिणी बताते हैं अंशुमन को कि बेटा जो वो अश्विनी अंकल थे ना, उनका नाम श्यामल चाचा है। 4 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है, इसी लाइन पर पोस्टिंग थी उनकी। ये सुनते ही भाई अंशुमन के सर से पसीना टप 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 नीचे गिरने लगा। फिर उस रोहिणी ने बताया कि तुम जिस औरत और लड़की की बात कर रहे हो ना बेटा, वो कोई इंसान नहीं है। आज से 1.5 साल पहले इसी रूट पे ट्रेन से कटकर उन दोनों की मौत हो गई थी। रोहिणी ने बताया कि आए दिन उस औरत के गाने और बच्चे के रोने की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है, और जो नियमित रूप से इस रूट पर यात्रा करते हैं उनको इसके बारे में पता है, तो वो लोग टोकते नहीं, आवाज़ सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। और कुछ लोगों को ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर और कोच के अंदर ये दोनों दिखाई भी दिए हैं। पर बहुत दिन के बाद आज मैं सुन रहा हूँ कि ये औरत और बच्ची फिर से किसी को दिखे हैं, तो तुम थोड़ा सावधानी से ही रहना आगे। फिर रोहिणी ने बताया कि अभी जिस पुल को ट्रेन ने पार किया ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ पुल है, 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इसे। और बेलगाम स्टेशन पार करके जिस जगह से ये पुल शुरू होता है उसके ठीक नीचे ही शमशान घाट है। तो इस पुल को पार करते समय जो यहाँ पर रोजाना आने जाने वाले यात्री हैं वो थोड़ा चुपचाप ही रहते हैं। आखिरी पल। अभी रोहिणी ने जब अपनी बात खत्म की उस समय जो ट्रेन है ये लाडपुर रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से पर खड़ी थी, मतलब स्टेशन वहां से कोई 400-500 मीटर दूर होगा। अंशुमन के राजेश मामा जी का कॉल आता है। ये बताता है कि अभी ट्रेन जो है बाहरी हिस्से पर खड़ी है, तो उसके मामा जी बोलते हैं कि ठीक है, ट्रेन को स्टेशन पहुंचने दो। 8:30 बजे मामा जी का कॉल आया था अंशुमन को, और अभी ट्रेन के बाहरी हिस्से पर खड़े हुए 45 मिनट हो चुके थे। 9:30 बजे अंशुमन के मामा जी दोबारा कॉल करते हैं, बोलते हैं कि एक काम करो, तुम वहीं पे उतर जाओ, उतर कर तुम स्टेशन की तरफ आओ और मैं स्टेशन से तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। मैं तुम्हें रास्ते से ही पिक कर लूंगा और फिर हम साथ में गाँव चलेंगे। अंशुमन गेट खोलता है और वहीं बाहरी हिस्से पर उतर जाता है। उतरकर अंशुमन धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। कोई 250 मीटर चला होगा अंशुमन यहाँ पे, और इसे अपने मामा जी की आवाज़ सुनाई देती है। ये रिलैक्स होता है, मामा जी इसका नाम बुला रहे थे अंशुमन अंशुमन करके, पर वो जो आवाज़ थी ना वो पीछे से आ रही थी दोस्त। अंशुमन के मामा जी तो आगे स्टेशन से आ रहे थे इसकी तरफ। अंशुमन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो पीछे मुड़ जाता है। जैसे ही अंशुमन पीछे मुड़ा ये देखता है कि उसके ठीक पीछे वही औरत हाथ ऐसे नीचे करके खड़ी है और इसकी तरफ देखते हुए दौड़कर आती है अंशुमन के पास और टकराती है इससे। इसके साथ ही आगे क्या हुआ अंशुमन को कुछ नहीं पता। आंख खुली तब अंशुमन मामा जी के घर पे था। इसने सारी बात बताई मामा को। अगले 3-4 दिन तक अंशुमन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही।
फिर मामा ने गांव के जो सोखा बाबा होते हैं उनसे ले जाके दिखाया अंशुमन को। उन्होंने अपना कुछ झाड़ फूंक किया और एक कपूर जलाकर अंशुमन के नाक के पास रखा। इसके 2 दिन के बाद अंशुमन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वापस बनारस आ गया। आप अपनी कहानियाँ हमें gulab.ravi@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारा YouTube चैनल यहाँ देखें, YouTube का लिंक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।